हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। तो मैंने एक सीरीज शुरू करी थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस डल भी चुकी हैं। उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए किसी भी वीडियो में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। मैं कोशिश करूंगा उस क्वेरी को जितनी जल्दी उसके रिजोल्व करने की। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने उन ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर देना जिन बच्चों का एग्जाम अब होने वाला है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जहां पे हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। लास्ट वीडियो हमने बात करी थी क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेकाइल के ऊपर, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दूसरे मेथड्स के ऊपर। आई बात समझ में। इस मेथड में बात करेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। बात है भाई वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको बड़ा मजा आएगा समझने में कि वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। पहले कुछ डाटा लेते हैं, ठीक है भाई। ये है डिलीवरी टाइम। अब किस चीज का डिलीवरी टाइम? दो रेस्टोरेंट्स का, ठीक है। एक है हमारा पप्पू का ढाबा, एक हमारा झप्पू का ढाबा। दो ढाबे हैं, ये भाई दोनों पिज्जा डिलीवर करते हैं। आई बात समझ में। और उनका डाटा दे रखा है किसका? टाइमिंग का, कि कितने कितने मिनट लेते हैं। रेस्टोरेंट में ए में देखो 42, 50, 47, 43, 52, 55, 40, ये वो मिनट्स हैं जो रेस्टोरेंट ए लेता है एक पिज्जा को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और यह रेस्टोरेंट भी 47, 32, 70, 55, 65, 35, 25, भाई कुछ पता ही नहीं है। कभी 25 मिनट, कभी 70 मिनट। आई मेरी बात समझ में। तो भाई ये है रेस्टोरेंट बी, यानी कि झप्पू का ढाबा, दोनों पिज्जा ही डिलीवर करते हैं। आई बात समझो। और ये है टाइमिंग का गैप। अब बात है वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई। वेरिएबिलिटी का मतलब है, पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। पहले आप यहाँ पे मीन निकालो, फिर ऐसे आगे बात करेंगे। तो पहले मैंने मीन निकाला रेस्टोरेंट ई का। क्या निकाला मैंने? मीन। अब मीन निकालने का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, हमने इतनी वीडियोस के ऊपर बात की है मीन निकालने के ऊपर। तो एक्स बार, यानी कि मीन निकालना है। मीन कैसे निकालोगे? इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर दो। तो सबका सम करने गया मैं, तो मैंने क्या देखा? 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 का 9 हो गया और एक कैरी 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 4 कितने हो गए? 19 और 23, 23 और 5 28, 28 और 4 हो गए 32, यानी कि आ गया 329। ये आ गया। इसको मैंने फिर 7 से कर दिया डिवाइड। 7 से कर दिया डिवाइड। अब क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 से डिवाइड किया तो मैंने देखा कि भाई अब 7 के बारे में फॉर्मूला आता है ना सबको मीन निकालने का, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि ऊपर टोटल ऑब्जर्वेशन का सम, नीचे डिवाइड करना है जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे। तो डिवाइड किया। अब 7 की टेबल में 32 तो आता नहीं है। क्या 32 से कम कुछ आता है क्या? बिल्कुल आता है। कितना आता है? 28। और वो कितने पे आएगा? 4 पे। तो मैंने क्या लिखा? 4, ठीक है। और फिर कितना रह गया? 4 रह गया रिमाइंडर, तो ये बन जाएगा 49। अब क्या 7 की टेबल में 49 आता है? बिल्कुल आता है 7 पे। तो 47 हमारा एक्स बार का हो गया आंसर। फिर ऐसे ही मैंने इस केस में बात करी मीन निकालने की एक्स बार की, तो फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि ऊपर समेशन किसका? जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका। तो टोटल करते हैं तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 2 कितने हो गए? 20 और 2 हो गए हमारे पास 22, 22 और 7 29, 29 का 9 और 2 ये रहा, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 3 28, 28 और 32, 329। मतलब फिर सेम टू सेम वही नंबर आ गया डिवाइड बाई 7। तो कितना आ गया? 47। तो बात है भैया ये वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? मीन तो दोनों के सेम आए हैं। एवरेज टाइम दोनों का सेम है। एवरेज टाइम ये भी 47 मिनट लेता है, एवरेज टाइम ये भी 47 मिनट लेता है, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो किसी की तीव्र इच्छा हो रही है पिज्जा खाने की, ठीक है भाई, बिल्कुल अभी मरने ही वाला है, ऐसा हो रखा है बिल्कुल, बस आज पिज्जा नहीं खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे, ठीक है, कहीं बिना पिज्जा खाए दुनिया से ना रवाना हो जाऊं मैं। तो उसने पिज्जा ऑर्डर किया, तो कौन से रेस्टोरेंट से पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए? इससे या इससे? उसको ऑर्डर करना चाहिए ए से। बात है भैया एवरेज टाइम दोनों का ही सेम है। आप तो ए से ऑर्डर करवा रहे हो क्योंकि मेरे भाई, आप बोलोगे कि भैया बी ने तो एक बार 25 मिनट में भी ऑर्डर कर दिया था, 25 मिनट में दे गया था, फिर आप इससे ऑर्डर क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई ये कंसिस्टेंट है। ध्यान से देखो, इसका जो टाइम लिमिट है वो 40 से लेके 50 मिनट के आसपास है। मतलब ये बंदा 40 से 50 मिनट डिलीवर कर देता है और इस भाई का पता ही नहीं है करने को। भाई अगर बाइक तेज चला गया है 25 मिनट में कर देगा, ठीक है। अगर इसका मन करेगा खुद कोल्ड ड्रिंक पीने का, ये बाइक रुके कोल्ड ड्रिंक पिएगा 70 मिनट लगा देगा। पता लगे खुद ही पिज्जा खाने बैठ गया, 70 मिनट लगा दी इसने पिज्जा डिलीवर करने में। और ये बंदा जिसकी तीव्र इच्छा हो रही थी पिज्जा खाने की, बंदा लुढ़क गया।
आई बात समझ में, इसकी इच्छा ही रह गई। आई बात समझ में, तो भाई इसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि मैं रेस्टोरेंट ए से मंगवाऊं, कम से कम कंसिस्टेंटली 40 से 50 मिनट के अंदर पिज्जा डिलीवर तो हो जाएगा। आई बात समझ में, 5-7 मिनट लेट से। लेकिन इसकी थोड़ा ना, इसकी तरह थोड़ा ना, इसका मन करेगा 25 मिनट दे जाएगा, 35 मिनट में दे जाएगा, नहीं मन करेगा तो भाई 1.5 घंटे लगा देगा। आई बात समझ में, तो बात ही इसी को हम बोलते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मैं क्लास 11th के बच्चों को एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, समझाता हूँ आप लोगों को वो एग्जांपल भी। अगर मैं वो एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो देखो, मान लो अब एक क्रिकेट बैट्समैन है, अब हमारी उसमें देख लो आप, क्या नाम है, कंट्री में या फिर किसी बाहरी कंट्री में। चलो मैं दो कंपेयर करता हूँ, एक लेता हूँ रोहित शर्मा, ठीक है, या फिर लेता हूँ एक शिखर धवन को, क्योंकि मेरे क्रिकेट देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया, शिखर धवन को, और एक मैं लेता हूँ किसको, क्रिस गेल को। अब दोनों में से मुझे किसी को ओपनिंग पे उतारना है। किस पे उतारना है? ओपनिंग पे उतारना है। आपने अगर कभी मैच देखा होगा तो क्या होगा, ओपनिंग में ना हमें ऐसे बंदों की जरूरत होती है जो कट करके रन लेते रहे, 1-2 रन लेते रहे, ठीक है, इतने छक्के चौके के पीछे ना भागे पर आउट ना हो। क्योंकि एक बात बताओ, अगर मान लो वनडे है, ठीक है, एक दिन का मैच है, 50 ओवर का मैच है, कोई बंदा शुरू के 5-6 बॉलों में यानी कि फर्स्ट ओवर में ही आउट हो गया तो टीम का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि ओपनर का काम क्या होता है कि थोड़ा सा लंबी बारी खेले, बेशक रन कम ले, लंबी बारी खेले और आराम से 10-15 ओवर तक टिक के जाए आराम से, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने क्रिस गेल को पिच पे उतार दिया, अगर भाई हमारा चल गया तो वो अकेले 50 ओवर तक खेल के चला जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं चला तो 0 पे लुढ़क जाएगा। तो हमें ऐसे खिलाड़ी की जरूरत नहीं है जिसका एक मैच में तो चाहे तो 0 रन मार दे और एक में चाहे 200 रन मार दे। हमें चाहिए एवरेज खिलाड़ी जो 40, 50, 60 मार लेता हो पर आराम से टिक के खेलता हो। क्योंकि मान लो शुरू में अगर 1-2 खिलाड़ी ओपनर आउट हो गए, 2-3, ठीक है, अब 11 बैट्समैन होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं टोटल मिला के, जिनमें से 5-6 बैट्समैन होते हैं, 6-7 मैक्सिमम, बाकी सब बॉलर्स होते हैं। तो अगर 2 या 3 बैट्समैन शुरू के कुछ ओवर में आउट हो गए तो टीम का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, और कॉन्फिडेंस टूट गया तो जीता जिताया मैच भी टीम हार जाएगी। आई बात समझ में, तो ये दिक्कत होती है जब आप ऐसे बंदों को काम देते हैं जिनका मन करे तो भाई बहुत जल्दी कुछ भी उखाड़ देंगे, नहीं मन कर रहा तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। एक होते हैं ना भाई, एक तो होते हैं कि जैसे जिनके पास टैलेंट, जिनका काम करने का मन कर गया वो एक ही दिन में भाई 18 घंटे काम कर देंगे, नहीं मन कर रहा 2 घंटे भी नहीं करते, पड़े रहते हैं बिस्तर पे। आई बात समझ में, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो एवरेजली टाइम लिमिट से डेली उतना ही काम कंसिस्टेंटली करता रहे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो डाटा है वो क्या है, मोर कंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू दिस। अब इसको मैंने प्लॉट किया, देखो इस लाइन के ऊपर प्लॉट किया, इस लाइन के ऊपर तो मैंने देखा रेस्टोरेंट ए, रेस्टोरेंट बी। अब रेस्टोरेंट ए का जब मैंने टाइम देखा तो वो बिल्कुल डॉट्स जो हैं वो बिल्कुल मिले हुए हैं कि बिल्कुल आसपास है। अब इस बी को देखो, बी कितने दूर है, पहुंचाने को तो इतने कम टाइम में पहुंचा गया और नहीं पहुंचाने को वो यहाँ पे इतने ज्यादा टाइम में पहुंचा गया है। आई बात समझ में, तो देख रहे हो, तो जिस बंदे की तीव्र इच्छा थी वो तीव्र इच्छा लेके ही जाएगा इस दुनिया से। आई बात समझ में, क्योंकि टाइम इधर लगा देंगे। तो ये हमारा क्या है, मोर कंसिस्टेंट है, ये हमारा लेस कंसिस्टेंट है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं जहां पे हमारा मीन फेल हो गया, और मीन क्या कह रहा था कि भाई दोनों क्या लेंगे, सेम टाइम, एवरेज टाइम दोनों का सेम है, सेम टाइम। लेकिन जो डाटा में और स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि भाई ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है, इससे मंगवाओगे ज़्यादा फायदा रहेगा, टाइम पे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। इससे मंगवाओगे, पता लगा आप बारिश अभी हो रही है, ठीक है, बारिश रुकने 2 घंटे बाद पिज्जा आपके घर पहुंच रहा है, तब क्या खाना है, क्या मजा, आप गाड़ी ओढ़ दोगे उसे। अरे भाई यार क्या कर दिया यार तूने, दे यार अभी इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, अभी खाने का मन था, तू 4 घंटे बाद लेके आया है। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना इस बात का। तो हमने, चलो उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट से, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी समझा चुका हूं, अब चलते हैं आगे। इसके बाद आता है रेंज क्या होती है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि डाटा कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहा है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। रेंज जो निकालना होता है बहुत ही ज्यादा निकालना, लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढो डाटा की और माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन 1 की रेंज निकालने की कोशिश करूं तो वो तो आपके लिए बाएं आता खेल है। तो अगर मैंने ध्यान से देखा तो क्वेश्चन 1 में जो रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू है वो है 55, क्योंकि मैक्सिमम 55 मिनट लग रहे हैं एक बार डिलीवरी करने में, और जो मिनिमम टाइम है वो क्या है जिसमें उसे डिलीवर कर दिया वो है 40 मिनट्स। तो इसकी तो रेंज कितनी है, 15। और ये भी काफी तगड़ा तरीका होता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का, ठीक है, 15। लेकिन अगर मैं एक और बात करूं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि जो रेस्टोरेंट बी है उसके रेंज की, तो रेस्टोरेंट बी जो है वो मैक्सिमम टाइम उसने एक बार लिया 70 मिनट, मतलब भाई 1 घंटे कोई पार कर गया। और सबसे ज्यादा एक बार तो 25 मिनट में, पता नहीं कौन से चीते की रफ्तार से आ रहा था ये, ठीक है, 25 मिनट डिलीवर करके चला गया। तो 70 में से 25 गए, कितना आ गया हमारे पास,
45, तो ये हमारा था। तो दिख रहा है आपको कितना वेरिएशन है इसमें 45 और इसमें कितना है सिर्फ 15 मिनट्स का गैप रहता है मैक्सिमम मिनिमम टाइम के बीच में। यहाँ 45 मिनट, पता नहीं भाई 45 मिनट कर क्या रहा था उस पिज्जा के साथ। आगे देखते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या पता कुछ मिला रहा हो उसमें, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात कर लेता हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, h माइनस एल अपॉन में h प्लस एल। बातें भैया ये h माइनस एल अपॉन में h प्लस एल कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये होता क्या है, तो भाई मेरे ये एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का। h माइनस एल मतलब नीचे तो ऊपर आप रखोगे जो आपने रेंज निकाला है वही हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जैसे यहाँ पे 15 है और नीचे क्या आएगा h प्लस एल। तो 40 प्लस में 55 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 50 40 90 95। अब इसे काट लेना, 5 से काटोगे 3 पे कट जाएगा, 5 से काटोगे 19 में कट जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका निकालना, इसका भी निकाल लेना। तो फॉर्मूला मैंने आपको दे ही रखा है। ये किसका है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। भाई रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज अलग अलग बात होती है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद एक तरीका वो होता है क्वार्टाइल की हेल्प से रेंज निकालने का। ये एक और तरीका होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, Q3 निकाल लेना और माइनस कर देना Q1, ठीक है। अब बातें भी हमें तो Q3 Q1 निकालना आता ही नहीं, तो मेरे भाई मैंने पिछली वीडियो डाली है क्वार्टाइल के ऊपर, जिसने अब तक वो ना देखी हो, मैं उसका लिंक बाई टैप पे लगा दूंगा, आप आराम से जाके वाली वीडियो देख सकते हैं। जस्ट इससे पिछली वाली वीडियो जो ये है अभी भी आई बात समझ में। आगे देखते हैं, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो क्या मैं Q3 निकालने की कोशिश करूं, चलो आपके लिए मैं इस क्वेश्चन में निकाल देता हूं Q3, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर कोई दिक्कत नहीं है, हम एक चीज़ और सीख लेंगे इस वीडियो में भी। Q3 निकालना सीख लेते हैं। Q3 हमारा क्या होता है, ध्यान रखना, Q3 को हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, Q3 को हम अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मल्टीप्लाई में n+1/4 टर्म, ठीक है। अब डाटा में देखो, ये है हमारे पास डाटा, ठीक है। मैं सिर्फ रेस्टोरेंट ए के लिए निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। रेस्टोरेंट बी का आप खुद निकाल लेना। अब अगर मैं Q3 निकालने की बात कर रहा हूं, तो डाटा को पहले आपको अरेंज करना होगा किसमें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। तो मैं इसे बढ़ते क्रम में ऑर्डर मतलब लगा रहा हूं। तो पहले देखना है सबसे छोटी वाली कौन सी, इसमें 40 और फिर 40 के बाद कौन सी है, 40 के बाद 42 के बाद 43 के बाद 47 के बाद 50 के बाद 52 के बाद 55। ऑलमोस्ट 7 के 7 डाटा जो हैं वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो कितना था यहाँ पे, n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n की जगह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 7 + 1 8 है ना, 7 + 1 8, 8/4 2 और 2 3 6, यानी कि जो भी 6th नंबर होगा वो हमारा क्या होगा Q3। तो 6th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, कितना आया 52, ये आ गया, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं Q1 की, तो Q1 का जो फॉर्मूला होता है वो तो सिंपल होता है n+1/4। बात भैया यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अरे मेरे भाई 1 से मल्टीप्लाई करूं चाहे ना करूं क्या फर्क पड़ेगा। n की जगह कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 7 + 1 8, 8/4 2, यानी कि सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सेकंड नंबर पर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड 42। भाई साहब गदर मचा देंगे यहाँ तो हम। अब यहाँ देखते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी थी, Q3 माइनस Q1 फॉर्मूला आ गया 52 माइनस में 42। और इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। हमारा आंसर आ चुका है 10। यहाँ मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर दी आपके लिए, Q3 Q1 दोबारा निकाल के दिखा दिया सेम डाटा का। आई बात समझ में। चलते हैं फिर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जहां हम समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को। अब बात है क्या होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस और किस काम आता है, ये भी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का पार्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अब बात है निकलता कैसे है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। वेरिएंस कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सिग्मा xi माइनस में x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। अब थोड़ा सा ध्यान समझते हैं, क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला है वेरिएंस निकालने का, ठीक है। और ये इसको हम बोलते हैं सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा का सिंबल होता है ये, ठीक है। सिग्मा हम ऐसे भी बनाते हैं और सिग्मा हम ऐसे भी बनाते हैं, आई बात समझ में। तो ये वेरिएंस को दिखाने का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है सिग्मा का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का रूट, यानी कि सिग्मा सिर्फ, क्योंकि जब रूट लगाऊंगा मैं इसके ऊपर स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन। ध्यान रखना है इस वाली बात का भी। तो चलो हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। और सारे क्वेश्चन हम करेंगे इसी पप्पू के ढाबे से, पप्पू का ढाबा हमने पकड़ा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास जो xi है वो क्या है, 42 50 और फिर है 47 43 और 52 और 55 और क्या है
40, ये आ गया। ठीक है, एक्स आई आ गया हमारे पास। अगर मैं बात करूं निकालने की क्या, एक्स आई माइनस में एक्स बार, तो हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मुझे एक्स बार निकालना होगा। क्या मैंने एक्स बार निकाला हुआ है? बिल्कुल निकाला हुआ है। फिर मत निकालने बैठ जाना यार, जब निकाल रखा है तो क्यों निकालोगे, सॉरी। ठीक है, जब निकाल रखा है दोबारा क्यों निकालोगे। तो हमने एक्स बार निकाल रखा है, कहाँ पे, ये रहा। तो बहुत बढ़िया, अब आप बड़े हो चुके हो और साथ साथ समझदार भी हो चुके हो, तो फटाफट स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। तो 42 माइनस में 47 कितना हो जाएगा, 42 माइनस में 47 हो जाएगा हमारा। माइनस में देखो एक्स आई माइनस एक्स बार लिखा हुआ है, तो 42 में से 47 गया, माइनस का 5। क्यों? क्योंकि 42 में से 47 माइनस हो रहा है मेरे भाई, छोटे में से बड़ी चीज माइनस हो रही है। 50 में से गया 47, अब के बाद 3 आएगा। 47 में से गया 47, कितना आ गया 0। 43 में से घट गया 47, फिर नेगेटिव आएगा -4, ध्यान रखना इस बात का। फिर 2 में से 47 गया, कितना आ गया हमारे पास 5, है ना, 5 आ जाएगा। 55 में से 47 गया, कितना आ गया 8 आ गया। और 40 में से गया हमारा 47, कितना आएगा माइनस का 7, ये आ गया। मैंने देखा -7 -4 -11 -11 -5 -16 और 8 और 5 13 और 3 16, यानी कि अगर मैंने सीधा ऐड कर दूं 0 हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का समेशन। तो पहले मुझे इसका होल स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, तो आप होल स्क्वायर करो फटाफट। तो एक्स आई माइनस में एक्स बार और इसका होल स्क्वायर, यानी कि इन सबके नंबर को स्क्वायर करना है हमें। तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर फिर से 25, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। ये आ गया हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब टोटल करते हैं इसका। टोटल किया मैंने 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18, 18 और 6 18 और 6 हो गए हमारे 24, 24 और 9 कितने हो गए 33, 33 और 5 38, 38 का 8 ये रहा, 3 ये रहा, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 10 कितने हो गए हमारे 18। तो ये आ गया हमारे पास 188। तो हमारे पास सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मौजूद है। अब सीधा इस फॉर्मूले पुट कर देंगे, कितना आ गया 188 और डिवाइड बाय कितने नंबर थे, ये 7 नंबर थे, 7 नंबर थे, डिवाइड कर दो। तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 की टेबल में 18 तो आता नहीं है, 18 से कम क्या आता है, 18 से कम आता है 14, 14 कितने पे आएगा हमारे पास 2 पे। भाई अब लॉन्ग डिवीजन वाली बात नहीं रहेगी, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। हाँ फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, आप लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे भी यही बात बनेगी। 188 है, 7 से डिवाइड करूंगा, 14 आएगा कितने पे 2 पे, ठीक है, 4 रहेगा रिमाइंडर 48, अब इससे कम क्या आएगा फिर से 42, वो कितने पे आएगा 6 पे, यानी कि 6 आ गया, फिर 6 रहेगा। अब 0 लूंगा, अब 0 फ्री में तो आता नहीं है, मुफ्त में तो मिल नहीं रहा, ठीक है, तो भाई पॉइंट लगा देंगे। और कौन कहता है 0 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, 1 के आगे लगा के देखो 1 का 10 बन जाता है, और 10 के आगे लगा के देखो 10 का 100 बन जाता है। आई बात समझ में, बस नंबरों के आगे लगना चाहिए, 0 की वैल्यू अपना भी बढ़ती रहती है। आई बात समझ में, तो कितना आ गया 60 और इससे कम क्या आएगा 56, और वो कितने पे आएगा हमारे पास 8 पे, तो 26.8 आया समथिंग। ये आ गया हमारे पास क्या वेरिएंस, क्या आ चुका ये वेरिएंस। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यानी कि अगर आपको ये निकालना है तो इसके ऊपर रूट चढ़ा दो 26.8, और ध्यान रखना अब 26 के आसपास किसका स्क्वायर रूट पता है कि आपको, बिल्कुल 25 का पता है, 25 रूट 5 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसका आंसर आएगा 5.1 समथिंग, ठीक है, अपना सोल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेट आंसर यही आएगा, और अप्रोक्सीमेट लिख देना किसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो मैंने यहीं से आप लोगों को एक चीज और समझा दी, वो क्या कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है और कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, और शायद मेरे हिसाब से अगली वीडियो इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा था। उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद ना, इस चैप्टर के बाद, मतलब इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनेगी, उसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगी, ठीक है, स्टैट का कंसेप्ट थोड़ा कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, खासकर 2-3 चैप्टरों में तो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम। आई बात समझ में, और जल्दी निपटा देंगे सारे चैप्टर को, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो ना भाई, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।